जो जेल उसका विस्तारीकरण करते हैं। तो विस्तारीकरण के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसका जो शानदार इतिहास रहा है, क्योंकि जो जींद की टीम है पूरे हरियाणा के अंदर 2003 में जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पहली बार एजुकेशन एक्ट लेकर के आ, और जिसमें टर्म एंड कंडीशन जो निजी स्कूल थे उनकी ये थी कि जो ग्रामीण आंचल के स्कूल हैं उनको मान्यता के लिए 3 एकड़ जमीन चाहिए, और जो शहरी परिवेश के स्कूल है उनके लिए 2 एकड़ का ये प्रावधान था। उसमें रूम का भी साइज, स्टेयर का भी साइज, सारी प्रकार की उसमें व्यवस्थाएं की गई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिसके तहत उस समय जो स्कूल एग्जिस्ट थे मोस्टली अब वो 80% स्कूल बंद होने के कगार पर थे। तो जो पूरे हरियाणा के निजी स्कूल हैं उन्होंने इस एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट के लिए संघर्ष किया, और उस संघर्ष का जो रिजल्ट है उसमें जो उस टाइम पर प्रत्येक जिले की जो टीम होती थी, हमने जो व्यक्तिगत पे महसूस किया जो टीम की जो झाड़ू टीम थी, सपोज करो हमने सीएम से मिलना, सीएम से टाइम ले रखा है, और माननीय कुलभूषण शर्मा जी उस समय पर लगभग एक राज होता था, उनके नेतृत्व में मोदी हमारा जो बचाव आंदोलन वो चला हुआ था। तो यदि पूरे हरियाणा से 15 डिस्ट्रिक्ट पहुंच गए और जिन के डिस्ट्रिक्ट की टीम नहीं पहुंचे, तो वहां पर सभी जो प्रदेश के अध्यक्ष का ये रहता है कि तो जींद वाले को आने दो, जींद वाले को आने दो। और जैसे जींद वाले आए, पीछे से 5 डिस्ट्रिक्ट में आए, जींद वाले आते ही उनका हौसला इतना बढ़ता, चलो अब आ जाएगा। यदि जींद वाले 5वें 6ठे नंबर पर भी आए तो ये जींद वाले आगे चलो अब चलें, क्योंकि जींद वाली जो टीम थी यही टीम थी और बड़ा मादा था। और उसका प्रतिफल ये रहा कि चंडीगढ़ के अंदर हमने एजुकेशन किया, उसमें हमारे साथियों को जो हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष हैं वजीर सिंह ढांडा, इनकी बाजू भी टूटे, और जींद में से 7 साथी राजेश जी हमारे साथी बैठे हैं और बलवान है, जेल के अंदर भी जींद के 7 साथी उसमें जाकर के आए। उसके बाद जो स्कूल हैं जो 3 एकड़ की बात को 3 एकड़ की बात धीरे धीरे आज 600 बनकर आई, उसमें सब साथियों का संघर्ष था और उनका जो जज्बा था उसके सामने सरकार जुटी, सरकार ने अमेंडमेंट किया, पुराने स्कूलों को एलपी स्कूल में डाल करके वो बात दी। उसके बाद जो निजी स्कूल हैं उनकी जो समस्याएं हैं निरंतर समय समय अनुसार जो डिमांड है, जो अपडेटिंग है सरकार के हिसाब से भी समय के हिसाब से होती रही, और बहुत सारे जो नियम हैं ऐसा लगा कि जो कि हमारे अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे, और उनका निदान के लिए जब भी हमें सेंटर के अंदर जो प्रधान थे वहां पर देखा कहीं कहीं का लचीलापन है। उसके बाद हम दूसरे कहीं किसी संघ से जुड़े स्टेट के अंदर वहां भी ये देखा कि जितने एक जोश के साथ जो कार्य होना चाहिए कार्य नहीं हो रहा। बार बार चाहे शिक्षा मंत्री की बात है, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो एनसीआर में चर्चा में डाला, तो बसों की जो समस्या बड़ी गंभीर समस्या सबके समाधान हम आगे बढ़े वो नहीं मिला। तो अब जो दिल्ली की हमारी प्राइवेट स्कूल है उसका विस्तारीकरण किया गया है और इसका हम रजिस्टर्ड करा के काम करेंगे, और सर्वसम्मति से हाउस की हमारी मीटिंग में उसमें जो वजीर सिंह ढांडा है उसको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अब मैं औपचारिक रूप से हमारे जिला जो अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी से चाहूंगा कि वो बुक्के से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वजीर सिंह ढांडा का स्वागत करें और पगड़े पहना करके भाई जनरल रेड्डो जी नलसेरवाल पूरी कार्यकारिणी को सम्मानित से और बुक्के से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। बैठो जी। उनसे अनुरोध करवा कि वे क्रमानुसार जो प्रदेश के पहले से पदाधिकारी भाई दलसेर लोहान जी, राजेश शास्त्री जी और राजेश कुमार जी, तीनों का एक बार बारी बारी सर पगड़ी से भी और बुक्के से स्वागत प्रदेश के अंदर की जो कार्यकारिणी है देखिए भाई शमशेर और दलवीर से विनोद शमशेर भाई आ गया।
अब जो आगे की कार्रवाई फोटो तो आएगा, ठीक है। सभी साथियों को नमस्कार, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि सतीश मलिक जी ने, जो हमारे जिले के महासचिव हैं, ब्रीफ में पूरी कार्रवाई के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला, और मैं इसमें थोड़ी सी एक बात और जोड़ना चाहूँगा। हमारे सोनीपत से भाई हैं, बड़े भाई भावड़ स्कूल है जिनका, शमशेर सिंह जी, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आगे की पंक्ति में एक बार सीट लें, और उनको जो ना प्रदेश में उप प्रधान कार्यकारिणी ने घोषित किया है, शमशेर जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और सभी पत्रकार बंधुओं से, छायाकार बंधुओं, संगठन है ये 100% गैर राजनीतिक संगठन है। किसी पार्टी से संगठन का कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत रूप से कौन कहां जोड़ है, किसकी कहां आस्था है राजनीति में, वो एक अलग मैटर है। हमने ये संगठन पिछले 25 सालों से बनाया हुआ है, स्कूल हितों के लिए ही काम किया है, स्कूल हितों के लिए ही काम करेंगे। उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति का लेस मात्र भी मामला नहीं है। तो मैं आगे की कार्रवाई के लिए जो जिन जिन बिंदुओं पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वजीर सिंह जी ढांडा से अनुरोध करूंगा कि वो आगे अपनी कार्रवाई को शुरू करें। सोनीपत से हाँ कोई सा शहर का भी त्याग है की तरह से अपनी पगड़ी दूसरे भाई को पहनवाई। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी गर्मी में कीमती समय निकालकर हमारे हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा के लिए आपने समय दिया, और मैं अपने परिवार का, जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि मुझे इस लायक समझा, मुझे इतना बड़ा दायित्व, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे परिवार ने दी है। मैं आश्वासन दिलाता हूं अपने पूरे परिवार को, पूरा हरियाणा प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को, कि जो विश्वास आपने मुझ पर जताया है, मैं इस पर पूरा खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। अपना सर्वस्व जितना भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने प्राइवेट स्कूलों को देकर शिक्षा के हित में, सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शिक्षा हित है, क्वालिटी एजुकेशन है प्राइवेट स्कूलों का मुद्दा। उस क्वालिटी एजुकेशन के लिए, उस हरियाणा के प्रत्येक बच्चे के लिए गुणात्मक शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हम सब प्राइवेट स्कूल मिलकर एक हरियाणा के शिक्षा के सत्र को उठाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये मैं आश्वासन अपने पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल संघ को, अपने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के संचालक साथियों को, सभी को अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं तन, मन और धन से इस संस्था की सेवा करूंगा। हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ दो भाग हो गया, नहीं, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ बिल्कुल एक विस्तार किया गया है, वो अलग संस्था है, ये अलग है। एक स्टेट में कई संगठन होते हैं स्टेट लेवल पर, तो एक अलग संगठन की डिमांड थी पूरे हरियाणा में। मैंने नहीं, पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूल साथियों का एक डिमांड थी, मांग थी कि कहीं ना कहीं पहले के हमारे अध्यक्ष कोई न कोई किसी न किसी बात से प्रभावित होकर टाइम नहीं दे पा रहा था, और सभी को एक निष्पक्ष, एक ऐसा अध्यक्ष चाहिए था जो पूरे हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को साथ लेके चल पड़े। हाँ, रह जाता है कहीं ना कहीं किसी की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रह जाता है किसी भाई का, हो सकता है कहीं किसी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा हो, और उस सॉफ्ट कॉर्नर के कारण प्राइवेट स्कूल उसका भुगतान न करे। इसलिए पूरे हरियाणा के प्राइवेट साथियों ने मुझ पर विश्वास किया है, और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कोई भी सरकार हो, हम प्राइवेट स्कूलों के हितों के लिए लड़ते हैं। तो क्या एजेंडे रहेंगे? सबसे पहला हमारा एजेंडा है कि 134A, जो लगभग 10 साल से सरकार हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़वा रही है, और हम पूरी ईमानदारी से दिल से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनकी शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दे रहे, परंतु सरकार की नीयत और नीति दोनों साफ नहीं है। केवल
700-900 रुपए और रूरल में 500 रुपए, ये डिमांड रखी थी हमने और वो भी आज तक सरकार ने नहीं दिए हैं। तो हमारा हक है, प्राइवेट स्कूलों का हक है। 2019 कोरोना के बाद प्राइवेट स्कूलों की हालात जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैं सरकार से पहले तो अनुरोध करता हूं और पहली मीटिंग में चेतावनी भी देता हूं कि या तो वो हमारे 134A का पैसा जितना जल्दी हो सके अपने प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट में डाल दे, नहीं तो हम ग्राउंड लेवल पर जैसा भी आंदोलन परिस्थिति के अनुसार होगा वैसी ही परिस्थिति के अनुसार हम आंदोलन करें। टोटल कितना अमाउंट होगा? ये लगभग पूरे हरियाणा का लगभग 200 करोड़ 8वीं तक का है। अगर हम 12वीं तक का मान ले तो ये 800 से 1000 करोड़ का अमाउंट जाता है, जो हमारे प्राइवेट स्कूलों का हक है। तो हम भीख नहीं मांग रहे, हक है। हमने बच्चों को पढ़ाया, पहले 10 साल तक एक बच्चों को फ्री पढ़ाया और मांग भी क्या रहे हैं 700-900 रुपीज पर मंथ। आज के जमाने में क्या है, इसलिए सरकार का दायित्व है कि ये वो फंड जो है हमारा जल्दी से जल्दी जारी करे और ताकि प्राइवेट स्कूल संघ अपनी व्यवस्था को ठीक से लगभग ये मान लीजिए 8 से 10,000 सबका ही बात है, किसी का दिया ही नहीं। प्रधान जी, ये जो आप डिमांड कर रहे हैं सरकार से, हमने पहले भी कई बार की, लेकिन सरकार का अभी तक कोई रिस्पॉन्स तो मिला नहीं। अब चुनावी मोड में है हरियाणा, तो ऐसे में कोई खास अल्टीमेटम देना। सारी बात का जवाब आ गया। नया संगठन बनना इसीलिए बना है कि वो पैसा हम लेके रहेंगे। ये आज हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ हरियाणा की जो आज यहाँ पर शुभारंभ किया जींद की धरती से, ये इसी का आपका जवाब है। कोई अल्टीमेटम भी दे रहे हैं सरकार को, भी कोई टाइम बाउंड भी कर रहे हैं भी आप 15 दिन में 20 दिन में? आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, पहली पीसी आपके माध्यम से। पहले हम सरकार से अनुरोध करेंगे, मिलेंगे हमारे को। हमने किसी के माध्यम से सीएम का समय मांगा हुआ है, किसी लीडर के माध्यम से। अगर वो सीएम जल्दी हमें समय देता है, समाधान करता है तो ठीक है, हम भी समाधान ही चाहते हैं, सरकार समाधान करे। अगर सरकार समाधान नहीं करना चाहती तो आप वाली भाषा है, अल्टीमेटम है, सरकार पर सड़कों पर आएंगे। ये कोई भाजपा का संघ थोड़ा ही था, स्कूलों का भाई साहब। रमेश जी, दुनिया 1 से 2, 2 से 4 बढ़ के यहाँ तक पहुंची है, मानते हो ना? अब क्षेत्रीय पार्टियां जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों में से उठकर आज पूरे देश के अंदर हजारों पार्टियां हैं, तो चलता ही रहता है। रमेश जी, हमारा संगठन बड़े अच्छे मुद्दे लेके आए, आप भी सहयोग करोगे, प्रजा भी जनता भी सहयोग करेगी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, सेकेंडरी में बताता हूँ कि परमानेंट रिकॉग्नाइजेशन, इसका अर्थ ही क्या है? परमानेंट, स्थायी मान्यता। स्थायी मान्यता के लिए भी आदेश आ रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स आपने रिन्यूअल करानी पड़ेगी। अरे हम हर साल फार्म नंबर 6 भर रहे हैं, फार्म नंबर 6 में हम बच्चों का बायोडाटा, टीचर्स का, स्टाफ का, सैलरी का, बसेस, जब हम कंटिन्यू है तभी तो भर रहे हैं, हम तो हर साल रिन्यूअल करवा रहे हैं। परंतु सरकार को यह समझ नहीं आ रही, उससे क्या है, भ्रष्टाचार का रास्ता निकलेगा। अफसर आएंगे रिन्यूअल के लिए डिमांड रहेंगे, तो हम नहीं चाहते कि भ्रष्टाचार का कोई रास्ता निकले, इसीलिए स्थायी का मतलब स्थायी होना चाहिए। हम स्कूलों को परमानेंट मान्यता मिल रही है, हम सरकार को समय समय पर अपना बायोडाटा दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, जिसके लिए हम बाध्य हो देते रहते हैं। तीसरा साथियों, सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है, हमारी जो स्कूलों की बस है वो मुश्किल से 10 से 15 से 20 किलोमीटर डेली चलती है। अगर हम एवरेज लगाएं 10 साल में 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर, मैक्सिमम कोई लंबा रूट हो तो 1.5 लाख किलोमीटर चलती है। ये एक देश का संसाधन है बहुत बड़ा। अगर देश का कोई संसाधन जल्दी नष्ट किया जाता है, वो देश के हित में भी नहीं है। इन बसों को 10 साल के बाद रोड से उतारना, ये देश के भी हित में नहीं है और प्राइवेट स्कूलों के हित में नहीं है और ना ही बच्चों के हित में है। तो इसलिए कम से कम मैं तक तो स्कूल बस किलोमीटर के हिसाब से 20 साल मिनिमम होनी चाहिए, ताकि देश के संसाधनों का ज्यादा दोहन ना हो और वो बच्चा भी सुरक्षित हो, बस भी सुरक्षित हो। हाँ, जो मापदंड है उनके फिटनेस की वो हम क्लियर करते रहेंगे हर 1 साल है। और तीसरा जो मैं अपना महत्वपूर्ण आपको पॉइंट रख रहा हूं कि कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी सरकार जो है बच्चों को पैसेंजर बोल रही है, यात्री कर लगा रही है। मैं दुर्भाग्य मानता हूं। पिछली सरकार ने हमारे बच्चों का यात्री कर माफ कर दिया था और हमने लड़के माफ करवाया था, परंतु पिछली की सरकार का मैं धन्यवाद करता हूं कि हमारी लड़ाई को स्वीकार किया। आप वो जो मर्जी की, हम पिछली सरकार की बात करें, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हम नहीं लेते। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं होती, पार्टी की सरकार होती, हरियाणा की सरकार। हाँ जी, कांग्रेस सरकार, हरियाणा की सरकार ने यात्री कर को वापस ले लिया था
तो यात्री कर, बच्चे को यात्री बोलना दुर्भाग्य है कि वो पैसेंजर है, वो तो विद्यार्थी है, विद्या ग्रहण करने के लिए स्कूल जाता है, इसलिए यात्री कर जल्दी से जल्दी वापस लिया जाए। और इससे भी एक अहम बड़ी बात और बताता हूं कि महापुरुषों की जयंती स्कूल में मनाई जानी चाहिए, ताकि इन महापुरुषों की जीवनी को पढ़कर बच्चे एक जो है कुछ ना कुछ जीवन में सीख लें। तो हम चाहते हैं कि जितने भी राष्ट्रीय पर्व हमारे, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, अगर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को स्कूल में सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो उस स्वतंत्रता का महत्व का बच्चों को कैसे पता चलेगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जितनी भी महापुरुषों की जयंती है, जितने भी हमारे राष्ट्रीय पर्व है, उनकी छुट्टी न कराकर उनकी जीवनी के बारे में वहां बच्चों को बताया जाए, स्कूल लगे, समय अनुसार पढ़ाई हो, समय अनुसार उनकी जयंती मनाई जाए। तो ये 5 मुद्दे मैंने अपने रखे हैं। और इनके अलावा भी हमारे और सबसे बड़ा आज तक मुद्दा है इनेलो की सरकार से चला हुआ 2001 से 2001 में ओम प्रकाश चौटाला जी ने आके अस्थायी मान्यता को रोका था। 2001 में हमें लास्ट पत्र मिला था अस्थायी का। अब 2001 से 2023 होगी, अरे 24 होगी, 23 साल में तो मुझे लगता है सब कुछ परमानेंट हो जाता है। मैं सरकार से सीधी सीधी मांग करता हूं कि जितने भी टेम्परेरी स्कूल है उसी आधार पर उनको परमानेंट किया जाए। जब 23 साल से वो आपके सामने चल रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। अगर सरकार 23 साल से उनको स्कूलों को चलने की अनुमति दे रही है तो इसका मतलब उनमें कमी नहीं है। कमी होती तो सरकार बंद कर देती। जो स्कूल 23 साल से रन कर रहा है, मैं यहां से एक मुश्त डिमांड करता हूं सरकार से, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई किसी तरह की टर्म एंड कंडीशन नहीं, उसी पत्र के आधार पर उनको स्थायी मान्यता दी जाए। ये मेरा अनुरोध था। और मैं अभी एक कानून और आया था कि 16 साल से बच्चा किड्स एकेडमी में नहीं जा सकता। केंद्र सरकार ने कानून बनाया, हरियाणा की सरकार ने विधानसभा में गजट नोटिफिकेशन करके उस कानून को पास किया, परंतु एग्जीक्यूटिव बॉडी जहां लागू होना चाहिए वहां पर यह लागू नहीं हुआ। तो मैं वो भी मांग करूंगा कि जो आपने कानून पास कर दिया वो धरातल पर लागू हो। 16 साल से कम बच्चा एकेडमी में स्कूल टाइम में ना बैठे। और जो किड्स है इनके भी कानून आ गए हैं, तो अगर आप कोई बड़ा हादसा हो गया फिर हम सबको लपेट लेते हैं। एक महेंद्र गेट में एक हादसा हुआ फिर हम सब पर बात आती है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब आपने विधानसभा में कानून बना दिया है उसका इंप्लीमेंट ग्राउंड पे जल्दी से जल्दी कराया जाए, ये हमारी मांग है। और मैं अपने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे हरियाणा प्राइवेट स्कूल हरियाणा के राजेश जी, वो भी कुछ मुद्दे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो अपनी बातें रखें। राजेश। धन्यवाद। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा समय समय पर अपने तानाशाही रवैये के कारण स्कूलों को परेशान करते रहते हैं। अब नया फरमान जारी कर दिया कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा स्कूलों की रिकॉग्नाइजेशन को चेक करेगा। स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन का काम डीएससी करता है, हमारे डीओज, बीओज, डीडब्ल्यूओज करते हैं। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को कोई हक नहीं बनता कि वो स्कूल की रिकॉग्नाइजेशन को देखे। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और बोर्ड ने यह फरमान वापस नहीं लिया तो सड़क से लेकर के संसद तक हम विरोध भी करेंगे इस पर। एक तो मेरी सख्त आपत्ति है ये बोर्ड पर, और दूसरी इस बोर्ड ने जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स पर, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कोई गलती रह जाती है, क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है, 5-5 हजार रुपए फाइन लगा देते हैं। ये जो इनका तानाशाही रवैया है ये बंद होना चाहिए। दूसरी एक समस्या प्राइवेट स्कूलों को आ रही है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में। जो हमारी सोसाइटियां हैं उसका पोर्टल सरकार बंद कर देती है, जिसके कारण वो अपडेट नहीं हो पाती। डे बाय डे फाइन, लाखों रुपए उन सोसाइटियों के ऊपर इन्होंने फाइन लगा करके छोड़ दिया है, और स्कूल वाले जब उसको अपडेट करना चाहते हैं पोर्टल ही बंद है। तो मेरा निवेदन है सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी जो समस्या है उनका तुरंत प्रभाव से हल आना चाहिए, वरना हम सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। ये जो आपने बताया कि पोर्टल बंद, इसके पीछे मंशा क्या नजर आ रही है आपको? पोर्टल बंद हो जाते हैं जी, मंशा क्या लगती है? टाइम टू टाइम सोसाइटी को हमें अपडेट करना होता है। सोसाइटी को जब हम अपडेट करने लगते हैं उनके 100 इश्यू आ जाते हैं कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी समस्या आ जाती है। बंद तो वो टेक्निकल समस्या की वजह से हो जाता है, और फाइन डे बाय डे तो सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहती हैं कुछ।